नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा। यूपी में हुए इस नुकसान को लेकर बीजेपी के अंदर लगातार मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी से नाराज चल रहा है। इन सभी खबरों के बीच आज यूपी के गोरखपुर में कुछ बड़ा होने वाला है। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच बेहद अहम मुलाकात होने वाली है। मोहन भागवत इस वक्त गोरखपुर में हैं, जहां संघ का अहम ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आज शाम को आरएसएस चीफ से मिलने गोरखपुर के एसवीएम स्कूल जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के परिणाम आने के बाद योगी और भागवत के बीच ये पहली मुलाकात होगी। सीएम योगी और आरएसएस चीफ भागवत के बीच होने वाली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी और भागवत के बीच यूपी के नतीजों पर चर्चा हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि आरएसएस प्रमुख ने गोरखपुर में 280 स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ काशी, अवध और गोरक्षा प्रांत के संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल में चुनाव परिणाम का अनौपचारिक फीडबैक भी लिया है और अब सबकी नजरें भागवत और योगी के बीच होने वाली इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। मुलाकातों का दौर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। यूपी के खराब चुनाव नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में लोकसभा के चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी की घटी सीटों पर मंथन हो सकता है। पूर्वांचल की हारी सीटों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा भविष्य की राजनीति और 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारियों पर भी बात हो सकती है। आरएसएस चीफ सीएम योगी को मजबूत करने का संदेश भी दे सकते हैं। गोरखपुर में इन दिनों आरएसएस का अहम ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें शिरकत करने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। आरएसएस के इस प्रशिक्षण शिविर में अवध, कानपुर और गोरख प्रांत के करीब 280 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। कल शाम को 280 कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत की मौजूदगी में करीब 3 किलोमीटर का मार्च भी निकाला था। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ ने स्वयंसेवकों को कई अहम संदेश दिए। कहा कि संघ को शताब्दी वर्ष में कुछ बड़ा करना होगा, हर गांव में शाखा लगानी है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जोड़े जाएं। 2025 तक ऐसा कोई गांव ना बचे जहां आरएसएस ना हो। संघ प्रमुख ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। आपसी भेदभाव को मिटाने की नसीहत दी। यानी भागवत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संघ के साथ साथ बीजेपी को मजबूत करने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी में सबसे जो बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है हार का, वो है भीतरघात। अब सवाल यह है कि बीजेपी में भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में 3 तरह की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार के लिए 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये 3 तरह की जो रिपोर्ट है वो क्या है, हार पर मंथन कैसे किया जा रहा है, आपको बताते हैं। देखिए, 2014 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था, जिसमें 80 में से 78 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वोट शेयर रहा था 42.32%। जबकि 2019 के चुनाव की आप बात करेंगे, जब बसपा और सपा का कॉम्बिनेशन साथ में था, उस वक्त भी 78 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2014 से सीटें कुछ कम जरूर हुई थी, 62 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन जो वोट शेयर था उसमें कोई गिरावट नहीं बल्कि उसमें उछाल देखने को मिला था। 49.56% बीजेपी का वोट शेयर रहा था उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि 75 पर लड़ने वाली बीजेपी 33 सीट पर आकर सिमट गई और जबरदस्त गिरावट देखने को मिली बीजेपी के वोट शेयर में। 41.37 बीजेपी का जो वोट शेयर था वो उत्तर प्रदेश में रह गया। ऐसे में बीजेपी के सामने चिंता यही है कि वोट शेयर को कैसे बढ़ाना है और ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होनी है। अब पूर्वांचल में तो बीजेपी का लगभग सुपड़ा ही साफ हो गया है। पूर्वांचल की आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, इन तमाम सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात आजमगढ़ की आइए करते हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव में यह सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीनी थी, लेकिन इस बार दिनेश लाल निरहुआ यादव को हार का सामना करना पड़ा। मार्जिन रहा 1,61,035 वोट का। जौनपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कृपा शंकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। मार्जिन रहा 99,335 वोट का। लालगंज सीट की बात कर लीजिए तो यहां नीलम सोनकर को हार का सामना करना पड़ा और मार्जिन पर अगर आप गौर करेंगे तो यह मार्जिन बहुत
बड़े रहे, जिसकी वजह से बीजेपी की वोट शेयर में भी गिरावट आई। 1,15,023 वोट से नीलम सोनकर को हार का सामना करना पड़ा। मछली शहर में बीपी सरोज हारे 35,850 वोट से। गाजीपुर की सीट जहां पारसनाथ राय को हार का सामना करना पड़ा, सामने थे अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से। 1,24,861 वोट से पारसनाथ राय को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। घोसी की सीट जहां पर प्रभाव माना जाता है राजभर वोटर्स का, और यहां पर कोशिश की गई राजभर समाज की तरफ से कि ये सीट जीती जाए, लेकिन अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं, उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। और ये अंतर छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 1,62,943 वोट का था। बलिया की बात कर लीजिए, नीरज शेखर सिंह को मैदान में उतारा गया। 43,384 वोट से हार का सामना करना पड़ा। सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सलेमपुर में जो फाइट थी वो क्लोज देखने को मिली। 3,573 वोट से हार का सामना करना पड़ा। अब ये तो पूर्वांचल की सीटों को आपने देखा, और यही वजह है कि जिस पूर्वांचल को बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, उस पूर्वांचल में हार के बाद लगातार समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजे आने के बाद आरएसएस की तरफ से बीजेपी को लगातार नसीहत दी जा रही है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार बीजेपी को अहंकार छोड़ने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार ने अब अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, लेकिन भागवत ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है, और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है। तो मोहन भागवत ने जो इशारों में कहा, वही इंद्रेश कुमार ने सीधा और साफ कह दिया। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने को अहंकार का नतीजा बताया था, लेकिन जब संघ ने इस बयान से किनारा किया तो इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि जो लोग राम की पूजा करते थे उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दे दिया। अब इस बयान पर कैसे यू टर्न लिया इंद्रेश कुमार ने? अब इंद्रेश कुमार ये कह रहे हैं कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी है और राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी गुनाह थी। इस समय का एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब जोर लगाने पर भी सत्ता की तरफ बढ़ नहीं सके, सत्ता में आ नहीं सके। जिन्होंने राम के प्रति भक्ति की और मिलकर चले, वह सत्ता में आज आ गए हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को अपील करूंगा कि सब कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम जोड़कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं। आप ऐसे समझिए कि इन चुनावी नतीजों के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी की खबरों को हवा मिलने लगी। आरएसएस प्रमुख ने जिम्मा संभाला, गोरखपुर में है, शाखा वहां पर लगाई जा रही है, प्रशिक्षण शिविर है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होनी है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, सबसे ज्यादा बैठकों का दौर अगर कहीं पर चल रहा है, या यूं कहूं कि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी की चिंता किसी प्रदेश ने बढ़ाई है तो वो है उत्तर प्रदेश। अब आगे क्या? आज होने वाली बैठक कितनी अहम है गोरखपुर की? देखिए, चिंता तो बीजेपी में बहुत ज्यादा है प्राची, क्योंकि ना सिर्फ सीट कम हुई है, करीब 8.5% वोट परसेंटेज में गिरावट आई है,
और सहारनपुर से लेकर सोनभद्र, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने हमसे कहा कि सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हमारा वोट कम हो गया है। ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। और जहां पर जैसे राजनाथ सिंह लखनऊ में जीते भी चुनाव तो उनका मार्जिन बहुत कम हो गया, वाराणसी में मार्जिन प्रधानमंत्री मोदी का बहुत कम हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतन बीजेपी में चल रहा है कि ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। अब मोहन भागवत क्योंकि गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में हैं, और जब भी मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने जरूर जाते हैं। लेकिन ये शिष्टाचार वाली मुलाकात बताई जाती है। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें भी मोहन भागवत से मुलाकात का वो कब करेंगे इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि दोनों लोग गोरखपुर में हैं तो मुलाकात जरूर होगी। और काफी ज्यादा अहम ये बैठक होने वाली है क्योंकि जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, संघ की भी चिंता उससे बढ़ी है। तो जाहिर है कि मोहन भागवत और जब योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे तो इन नतीजों पर चर्चा होगी। बड़ी बात की अयोध्या, जहां इतना भव्य राम मंदिर बना, जहां पर इतने राम भक्त रोजाना दर्शन कर रहे थे, वहां भी बीजेपी ये सीट हार गई। अयोध्या मंडल के जितने जिले हैं वहां सब हार गई जी। तो बड़ी चिंता संघ के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। अब इसका हल निकाला जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। जी प्राची, बिल्कुल मंथन लगातार किया जा रहा है और आज इस बैठक को बेशक शिष्टाचार की बैठक बताया जाए, लेकिन इस बैठक में यूपी के नतीजों को लेकर चर्चा होना, इसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजों से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी के अंदर यूपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार मंथन जारी है। कल लखनऊ में कानपुर क्षेत्र की हारी सीटों की समीक्षा की गई तो परसों अवध और बुंदेलखंड पर चर्चा हुई। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी में हारे उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर भीतरघात करने वालों पर बीजेपी बड़ा एक्शन ले सकती है। बीजेपी के अंदर यूपी की हारी सीटों पर 3 तरह की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये तीनों रिपोर्ट मिलाकर बीजेपी आलाकमान को भेजी जाएगी। तीनों रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ भीतरघात किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जो एक कॉमन फैक्टर निकल कर आया है वो कॉमन फैक्टर यही है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को भीतरघात का सामना करना पड़ा, यानी कि प्रत्याशियों को जो स्थानीय संगठन है, जो स्थानीय नेता हैं, उनका समर्थन नहीं मिल पाया। अब यूपी में खराब प्रदर्शन पर बीजेपी की जो 3 रिपोर्ट बनाई जा रही हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार के लिए 3 कारणों पर मंथन कर रही है। जो पहली रिपोर्ट है वो ये कि उम्मीदवारों से जो फीडबैक मिला। दूसरी बात यह है कि रिव्यू टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। तीसरी बात यह है कि मंडल लेवल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, यानी बिल्कुल ग्रास रूट की जो रिपोर्ट होती है वो तैयार की जा रही है। इन तीनों रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। देखिए, इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था, जब संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की जो दरार थी वो खुलकर सामने आई थी। हालांकि उसे डैमेज करने की कोशिश जरूर की गई, उस पर जरूर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नतीजा यह है कि मुजफ्फरनगर की सीट संजीव बालियान हार गए। ये तो एक एग्जाम्पल एक सीट का है। अब ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी बता रहे हैं, उसी पर मंथन किया जा रहा है। खराब प्रदर्शन को लेकर 2 दिन हुए बीजेपी के मंथन से हारे हुए उम्मीदवारों ने कई तरह का फीडबैक दिया। इसमें उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का जिक्र किया गया जिन्होंने चुनाव के दौरान भीतरघात किया। इसके अलावा मीटिंग में हारे हुए प्रत्याशियों ने फीडबैक दिया है कि वो विपक्ष के आरक्षण के दाव की काट खोजने में सफल नहीं हो पाए। कुछ ने हार की वजह भीतरघात को बताया, कहा कि स्थानीय विधायकों के साथ जिला संगठन ने चुनाव में धोखा दिया। इस दौरान कुछ सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में निचले स्तर के अधिकारियों की भी शिकायत की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो अपना झूठा बयान देने में सफल हो गए। हमारे लोग जो है वो उसको काट नहीं कर पाए, रह गए। उनकी चल गई, हमारी ताश के पत्ते वो अपना जो फेंके वो चला ले गए। संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपए डाल देंगे खातों में, ये आ जाएगा। ये सब दुप्पलबाजी चलाए ना, तो दुप्पलबाजी में वो लोगों को गुमराह कर ले गए। उसमें कुछ हमारे कुछ नेता लोग भी उन्हीं के साथ खड़े होकर पीछे से हवा देने लगे, तो ये सब हुआ। आपकी पार्टी के नेता लोग? हाँ, कुछ थे, बड़े लोग थे, कुछ जो जिनको लगता था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी हवा देने में वो कामयाब। तो जब वो चिल्ला ही रहे थे
विरोधी, उसमें हमारे लोग भी कहने लगे हाँ बात तो सही कह रहा है। तो उनको लगने लगा कि यार बात सही है, कोई चोरी चोरी नहीं। खुल करके मंचों पे आए नहीं, हमारे यहाँ बड़े नेता गए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। उन मंचों पे नहीं साझा किए तो उनसे हम क्या कहेंगे? उनको तो पता है, सबको पता है। आज वही आगे आकर के कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं। वो वोट जो खिसका आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, वो वोट तो खिसका ना गया। हाथी का वोट हर विधानसभा में कम से कम 30-40 हजार तो था ही, तो वो खिसक करके वो साइकिल के साथ चला गया। एक बड़ी तेजी से एक र्यूमर विपक्ष के द्वारा फैलाई गई कि आरक्षण और संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, और नीचे तक की ये बात लोगों में प्रचार प्रसार किया। ऐसी स्थिति में तमाम वो वोट वहाँ चला गया सपा में, हमारे क्षेत्र में बसपा का बड़े पैमाने पर वोट उधर ट्रांसफर हो गया, इस डर में कि ये जो भ्रम पैदा किया गया। हमने अपने पूरे क्षेत्र के समीकरण को बताने का काम किया और कौन कौन सा वोट ट्रांसफर हुआ उसको भी बताने का काम किया। ये बात तो सच है कि कई लोगों ने पार्टी में रहते हुए भीतरघात किया है, और जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसमें बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की है पार्टी में के लोगों ने, और कुछ लोगों ने पार्टी में रह करके भी अंदर अंदर भीतरघात करने का काम निश्चित तरीके से किया है, और उनकी पहचान भी हो गई है, और मैं समझ रहा हूँ पार्टी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करने का काम करेगी। निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ही प्रयास में जनता तक अपनी बात पहुंचाने में और समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद पाने में, मेरे प्रयास में और मेरे चुनावी अभियान की टीम के प्रयास में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जिसके चलते ये थोड़े मतों की हार नसीब हुई, और जिसका पार्टी को एक सीट और बढ़ने से रुक गई। हम लोग इसका आगे अध्ययन करके कोशिश करेंगे कि ऐसी कमियां भविष्य में किसी चुनाव में न आए। तो बांदा, मोहनलालगंज और चंदौली के हारे हुए उम्मीदवारों की बात आपने सुनी। जो कॉमन बात निकल रही है वो यही कि भीतरघात हुआ और आरक्षण का मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से फैलाया गया उसकी काट ढूंढने में हम असफल रहे। रुचि, अब सवाल तो यह है ना कि हारे हुए उम्मीदवार स्थानीय संगठन पर जरूर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भीतरघात हुआ, जो स्थानीय विधायक हैं, जो जिला यूनिट है उसकी तरफ से हमें सहयोग नहीं मिला, लेकिन वक्त रहते जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई गई संगठन तक, शीर्ष नेतृत्व तक? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए कल बीजेपी के दफ्तर में लखनऊ में संगठन के करीब 50 लोगों को 50-60 लोगों को बुलाया गया था। इन लोगों की जिम्मेदारी थी हर लोकसभा सीट पर रहना पूरे चुनाव के दौरान और रोज पार्टी को फीडबैक देना कि चुनाव कैसा चल रहा है, कहाँ कमी है। तो उनसे भी पूछा गया कि आखिर जब आपको रोज फीडबैक देना था तो आपने वो फीडबैक हमको क्यों नहीं दिया। तो ये सारे सवालों के जवाब अब पार्टी ढूंढ रही है। अब ये जो टीम जाएगी हर लोकसभा सीट पे, सब लोग 2-2 दिन एक-एक लोकसभा सीट पर रहेंगे। अब भूपेंद्र चौधरी और जो पार्टी के संगठन महामंत्री हैं वो रायबरेली और अमेठी भी जाएंगे, वहां भी कारणों की पड़ताल होगी। तो अब ये कोशिश की जा रही है, लेकिन आप बीजेपी में बात करें तो वो ये मान रहे हैं कि मुख्य तौर पे एक तो भीतरघात था, संविधान और आरक्षण को लेकर जो विपक्ष ने बात की उसकी काट वो नहीं कर पाए, जनता तक सही बात नहीं पहुंचा पाए। और तीसरी एक बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जो जातीय समीकरण था उत्तर प्रदेश का, उसको ज्यादा अच्छी तरह से अखिलेश यादव ने टिकट वितरण करके भुनाया, हम वो नहीं कर पाए। और जो 2014 से हमें हर जाति का वोट मिल रहा था वो इस बार नहीं मिला। दलित वोट जो है, जो कभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाता था हाल के दिनों में, वो समाजवादी पार्टी को चला गया। देखिए, समझा जा सकता है कि बीजेपी को यूपी की जरूरत क्यों है और यूपी में होल्ड होना बीजेपी का जरूरी क्यों है। बीजेपी को झटका यूपी में लगा तो सीधे तौर पर उसकी टैली में भी उसका असर देखने को मिला, इसीलिए मंथन जारी है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।